Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to learn about the concept of national income. Today we'll start our new chapter of macroeconomics, which is national income and related aggregate. When I say national income, ये वाला जो चैप्टर है बच्चों बहुत अच्छे से करना है. क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर क्लास 12th मैक्रोइकोनॉमिक्स और ये चैप्टर से एक 6 मार्क न्यूमेरिकल हमेशा आता ही आता है. सो यू नीड टू डू दिस चैप्टर वेरी नाइसली. ओके, अभी पहले हम समझेंगे कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जिनको हम रिलेटेड एग्रीगेट बोलते हैं. ओके, जब मैं बोलती हूँ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम सुन के आपको क्या समझ में आता है? अगर मैं इसकी बिल्कुल ही हिंदी ट्रांसलेशन करूं, राष्ट्रीय आय. ओके भाई, हमारी नेशनल इनकम क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय, राइट. तो आज हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है. आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या बहुत जगह आप अगर कुछ इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ रहे होंगे या इफ यू आर गोइंग थ्रू योर बुक, जब आप पढ़ते हो नेशनल इनकम तब दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, ये नेशनल इनकम है क्या? अगर मैं बोलूँ एज एन इंडिविजुअल, फॉर से टीचर हूँ मैं, मेरी इनकम क्या है? इट्स माई ओन इनकम, राइट. ऐसे ही एज अ होल मैक्रो क्या है? जब हम एज अ होल इकोनॉमी को एक साथ देखते हैं, राइट. सो हियर विल बी कंसिडरिंग आवर नेशन एज अ होल, और नेशन की तब हम इनकम की बात करेंगे, दैट विल बी आवर नेशनल इनकम. मुझे लगता है अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा. नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट. So the concept of national income says it is the sum total. First I'll just say the definition and I'll mark the keywords in the definition. Okay, so national income is the sum total. क्या है? सब चीज़ों का सम टोटल है. किन चीज़ों का? अभी हम पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों को हम टोटल करके नेशनल इनकम निकालते हैं, राइट. इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम. अब ये वर्ड कुछ नया लग रहा होगा, समझ में नहीं आया होगा कि फैक्टर इनकम है क्या. सो हैव द काम, मेंटेन योर पेशेंस, क्योंकि अब इसके बाद पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद विल डिकोड ईच एंड एवरी वर्ड ताकि आपको डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो जाए. ओके, किन चीज़ों का सम टोटल है? फैक्टर इनकम का. अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट. अब आप सोचोगे नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, राइट. So this is another keyword here in this definition. Earned by the normal resident of a country during an accounting year. During an accounting year. तो हमें क्या पता चला है डेफिनेशन से कि जो नेशनल इनकम है एक तो सम टोटल है. किस चीज का? फैक्टर इनकम का. और ये फैक्टर इनकम कौन कमा रहे हैं, कौन अर्न कर रहे हैं? नॉर्मल रेजिडेंट. और टाइम पीरियड क्या है? एन अकाउंटिंग ईयर. अगर एक देश की मैं नेशनल इनकम की बात करूं, एक कंट्री की नेशनल इनकम की बात करूं, तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अभी सिर्फ आपको ये लर्न करना है. अभी मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टर इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट हम किन्हें कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम को हम टोटल करके सम अप करके क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट निकालते हैं. अभी आई होप आपको सिर्फ डेफिनेशन समझ में आई होगी कि इसके अंदर 3 की वर्ड है, सम टोटल, फैक्टर इनकम एंड द नॉर्मल रेजिडेंट, राइट. तो ये 3 की वर्ड आपकी डेफिनेशन में होना इज मस्ट, तभी आपकी डेफिनेशन फुलफिल होगी, कंप्लीट होगी, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, जब हम आय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो इनकम कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. One is factor income and second is transfer income. Okay, तो अभी हमने तब डेफिनेशन की थी नेशनल इनकम की, उसके अंदर मैंने कीवर्ड क्या बताया था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, राइट. दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर दिस फैक्ट कि फैक्टर इनकम होते क्या है. ओके, जब मैं इनकम की बात करती हूँ बच्चों, उसको हम 2 तरह में डिवाइड करते हैं, या तो वो फैक्टर इनकम हो सकती है या वो ट्रांसफर इनकम हो सकती है. ओके, अभी हम इसकी मीनिंग समझेंगे. When I say factor income,
फैक्टर इनकम क्या है? वो वाली इनकम विच इज अर्नड बाय रेंडरिंग सम वर्क, जो इनकम हम कोई काम करके कमाते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज द पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड। जो भी प्रोड्यूसर है वो किसको पे कर रहा है? ये पेमेंट हाउस होल्ड को पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लेबर इज वर्किंग, अगर कोई लेबर है वो काम कर रहा है तो बदले में उसको क्या पेमेंट मिलेगी? वेजेस, ठीक है। अगर किसी के पास लैंड है तो लैंड से उसको क्या चीज अर्न करता है? रेंट, ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम क्या है? जो कोई काम करके कमाए जाए, तो उनको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। जैसे कि लेबर अर्न्स द वेजेस, land earns the rent, and similarly there are several other concepts that will go further while discussing in this chapter. Okay, आपको समझ में आया इतना? Then other type of income is transfer income. As the name only suggests, transfer मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर तो यही होता है ना। तो ये इनकम क्या है? दिस इज द इनकम विच इज अर्न्ड विदाउट रेंडरिंग सम वर्क, बिना काम किए आपको ये वाली इनकम अगर आप अर्न करते हो तो उसको ट्रांसफर इनकम बोला जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इनकम विच इज रिसीव्ड एज हेल्प, चैरिटी और फॉर डोनेशन पर्पस। ये कौन सी इनकम है? जिसको ट्रांसफर किया जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट, सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है, तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये पेंशन मिलती है, क्या वो उनकी फैक्टर इनकम है? आंसर इज नो। व्हाई? कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं जो काम के बदले उन्हें मिले, रादर इट इज अ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर क्योंकि सरकार ने अपने अकाउंट से बुजुर्गों के अकाउंट में ट्रांसफर की है इन ऑर्डर टू हेल्प देम, राइट। सो जो इनकम हम विदाउट रेंडरिंग सम वर्क करते हैं, या वो इनकम इज रिसीव्ड एज हेल्प, चैरिटी और डोनेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन। व्हाट इज द अदर एग्जाम्पल हियर? द scholarships are another example of transfer payment. Okay, so I hope the concept regarding the income is clear to you all. अब आपको समझ में आया होगा जब मैंने नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम की बात की तो कौन सी सम टोटल करते हैं हम चीजों का? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? विच इज अर्न्ड बाय डूइंग सम वर्क, राइट, एंड इट इज बेसिकली द पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम, अब हम देखेंगे कौन कौन सी फैक्टर इनकम होती है और किन किन को हम एड अप करके अपनी नेशनल इनकम बनाते हैं, राइट। अभी हमने समझा फैक्टर इनकम क्या है? जो कोई काम करके उससे इनकम होगी, राइट। इफ समबडी हैज अ लैंड, लैंड से क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं? रेंट। तो नंबर वन फैक्टर इनकम क्या होगी? लैंड से क्या निकल के आएगा? रेंट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इफ समबडी इज वर्किंग एज लेबर इन द इकोनॉमी, अगर कोई एज ए लेबर काम कर रहा है तो वो क्या अर्न करेगा? वेजेस। वेजेस ही तो मिलेंगे उसको, जो डेली वेजेस होते हैं, राइट, जो काम करते हैं और काम के बदले उनको पैसे मिलते हैं, उनको वेजेस बोलेंगे। देन वी हैव अनदर कैटेगरी इन आवर इकोनॉमी जो कि कैपिटल है, राइट। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कैपिटल अवेलेबल है, कैपिटल से कैसे इनकम अर्न की जा सकती है? इट इज थ्रू द इंटरेस्ट, राइट, कि हमने बैंक में जमा करवा दिया और उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमने किसी को लोन पे दे दिया तो उस कैपिटल, उस पैसे पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हैं, राइट। तो कैपिटल से क्या कमाते हैं हम? इंटरेस्ट। फिर आते हैं हमारे बिजनेसमैन और द एंटरप्रेन्योर, राइट, वो क्या कमाते हैं? दे अर्न प्रॉफिट। ओके, तो ये कुछ फैक्टर इनकम है जिनको हम सम टोटल करेंगे। हमने अपनी डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में क्या पढ़ा था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ओके, तो फैक्टर इनकम के अंदर हम क्या क्या लेते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ये लोग क्या क्या अर्न करते हैं? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट will give us the national income concept. I hope this is clear कि फैक्टर इनकम क्या है और फैक्टर इनकम में सम टोटल जब हम करते हैं तो किन किन चीजों को हम ऐड करते हैं जो कि हमें एक नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट देता है।
Coming back to our definition, it says the sum total of factor income, right? तो यहाँ कहीं भी हमने ट्रांसफर इनकम की बात नहीं की है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो ट्रांसफर की जाती है, जो कोई काम करके अर्न नहीं की जाती, राइट? सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ओनली फैक्टर इनकम्स, ओके? तो ये याद रखना है, नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हम ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड द कीवर्ड्स हियर इन द डेफिनेशन. I hope this is clear. Now let's decode the another keyword in the definition, which is the normal resident. Normal resident, right? अब हम समझेंगे कि ये normal residents कौन है और किनको हम एक normal resident consider करते हैं एक country के अंदर. Now let's discuss who is considered as a normal resident. Normal resident of a country हम किसे बोलते हैं? Okay. इसके लिए दो कंडीशंस हैं बच्चों. नंबर 1 है हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री, जो एक कंट्री के अंदर रहता है, राइट? ऑर्डिनरली वहां प्रेजेंट है, रह रहा है. एंड सेकेंड कंडीशन इज हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइज इन अ कंट्री, जिसके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है, राइट? वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी कंट्री में लाई करती हो उसकी, या वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी कंट्री के अंदर कैरी आउट कर रहा है. ओके, तो दीज आर द टू कंडीशन विच मेक अ पर्सन एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ नेशन और अ कंट्री. आई होप दिस इज क्लियर. व्हेन आई से द पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री, इट मीन्स वो इंसान उस देश में he is staying for a period of 1 year or more year. 1 साल या 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है उसको उस देश में रहते हुए. ओके, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन अ कंट्री. सेकेंडली, जो मैं बोलती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर उस देश के अंदर है, मतलब वो जो काम करता है जिससे वो लाइवलीहुड अर्न करता है, वो सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी देश में है. इट मीन्स when the person is carrying out all his activities like production, consumption, investment, earning, etc., all of this activity in a particular country. तो इन दोनों कंडीशन को मिला के जब हम बात करते हैं when 1 plus 2, it will give us the definition of normal resident. कि एक normal resident कौन है? जो एक कंट्री में he is residing for the period of 1 or more years, and also his center of economic interest like earning, production, consumption, investment, etc. lies in that particular nation. इन दोनों को तब हम ऐड कर देंगे, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, it will give us the concept of normal resident. So coming back to the definition, the third keyword here was the normal resident. अब आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन सो दैट दिस डेफिनेशन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज वेरी मच क्लियर इन योर हेड. ओके, सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल. सम टोटल मतलब सब चीज को एड अप करेंगे हम, ऑफ किस चीज का सम टोटल है? फैक्टर इनकम. और कौन ये फैक्टर इनकम कमा रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट, जो भी हमने समझा, ठीक है ना? नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहे हैं ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक पर्टिकुलर साल के अंदर. ओके, so this is the concept of national income. I hope this is clear. Now let's understand another very important topic from this concept. कि अभी हमने बात किया कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है. ओके, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं या आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि दिस आर द एग्जाम्पल. आपको उसमें चूज करना होता है कि क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे. ओके, तो अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल रेजिडेंट एंड ऑल्सो अ नॉन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ताकि कोई भी 1 मार्कर आए, ट्रू फॉल्स आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आए, इट इज वेरी मच क्लियर कि आपको पता हो कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन कहलाएगा. जो एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, वो है डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंट एंड द नॉन नॉर्मल रेजिडेंट. ओके, आपने अभी नॉर्मल रेजिडेंट को समझा है. 2 कंडीशन है. एक तो 1 साल से ज्यादा
या 1 साल तक कंट्री के अंदर रहना चाहिए। दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जहां से वो लाइवलीहुड अर्न करता है अपनी, वो भी उसी देश में होना चाहिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अर्निंग्स भी आ जाएंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें आ जाती है। ओके, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में ही होगा। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज द इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अब आपको पता है फॉरेन एम्बेसीज सब जगह है, अलग अलग देश में, हमारे देश की भी और हमारे देश में काफी दूसरे देशों की एम्बेसीज भी बनी हुई है ना। तो जब हम बोलेंगे इंडिया के अंदर जो इंडियंस है, एम्बेसी तो यहाँ उनकी दूसरे देश की बनी हुई है, लेकिन कहाँ बनी हुई है? इंडिया में बनी हुई है, राइट। और यहाँ कुछ इंडियंस भी काम करते होंगे। सो दीज इंडियंस वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसी, चाहे वो उनके वहां फॉरेन एम्बेसी की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, उनके उधर काम कर रहे हैं, लेकिन है तो इंडियंस, रह तो इंडिया में रहे हैं, और उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला इंटरेस्ट इट इज अगेन लाइंग इन द सेम कंट्री कॉल्ड इंडिया। तो इसलिए हम इनको नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट हियर इज इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑफिस है या जितनी भी जगह है एज एन इंस्टीट्यूशन WHO यहाँ इंडिया के अंदर, अगेन कीवर्ड क्या है? इंडिया। इंडिया के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर है ना। चाहे WHO का ऑफिस है, WHO के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ काम कर रहे हैं? इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। Therefore, they will be called as normal resident. I hope the second point is clear. आप इन दोनों पॉइंट के अंदर आपने क्या देखा है? क्या कीवर्ड है? इंडियंस, इंडियंस। ओके भाई, भारतीय लोग ही काम कर रहे हैं, ऑफिस का है, इंडिया में है, राइट। एंड हु इज वर्किंग हियर? इंडियंस। अगेन द कीवर्ड कि इंडियंस काम कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट हियर इज the local people working in the office of International Monetary Fund, IMF जैसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, तो वहां अगर कोई लोग काम कर रहे हैं, वो कौन है? अगेन द इंडियंस, इंडिया के लोकल पीपल है ना, जो यहाँ इंस्टीट्यूशन में IMF के लिए काम कर रहे हैं। दे विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर नेशन। एंड नेक्स्ट वी हैव द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया who are working for the rest of the world. Okay, जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के एम्बेसडर हैं। ओके, इंडिया के काम से, हमारे देश के काम से गए हुए हैं दूसरे देश में काम करने के लिए। ओके, तो they will be also called as the normal resident of our country because these are the Indians who are working on behalf of our nation in the rest of the world. I hope this is clear. Next point here is the foreign citizens living in India. अब कोई बाहर से, दूसरे देश से इंडिया में आके रह रहा है, उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेंगे। कब? जब वो 1 साल या 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर से इंडिया के अंदर रह रहा होगा। बट इन दिस पॉइंट थोड़ी सी यहाँ एक एक्सेप्शन है, हम उन लोगों को कंसिडर नहीं करेंगे जो यहाँ पढ़ाई, who are here for the study purpose और who are here for medical treatment. ओके, कई बार क्या होता है दूसरे देश से हमारे देश में लोग इलाज करवाने आते हैं या पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, जिसकी वजह से वो मोर देन 1 ईयर यहाँ रुक रहे होते हैं। तो हम इन दोनों पर्पस को निकाल देते हैं, इनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं समझते। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ फॉरेनर सिटीजन is living in India for more than 1 year, he will be considered as a normal resident. ये कीवर्ड है, ये याद रखना है, लर्न कर लो इसको अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई फॉरेन सिटीजन है जो इंडिया में रह रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। बट अगर ये फॉरेन सिटीजन इंडिया में या तो स्टडी पर्पस से आया है या मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पस से आया है, जिसकी वजह से वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें क्या बात समझ में आई है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया
हम किसको कंसिडर करते हैं? जो कि इंडियंस हैं, जो कि इंडिया में ही काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी फॉरेन एम्बेसी के लिए काम कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, या किसी फॉरेन बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, बट दीज पीपल आर द इंडियंस हु आर वर्किंग in India for the foreign embassies, institution or bodies. I hope this is clear. Now let's switch on to the non-normal resident of a country. अब non-normal residents कौन है? जैसे हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी है, राइट? ऐसे ही दूसरे देशों में हमारी भी तो इंडियन एम्बेसी होगी। इंडियन एम्बेसीज के भी तो ऑफिस है, इंडियंस के भी तो ऑफिस है दूसरे देश में, राइट? तो वहां जो फॉरेनर्स काम करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज द नॉन नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों? चाहे वो हमारे इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, है तो फॉरेनर, राइट? और उनके देश में काम कर रहे हैं, therefore they will be considered as the non-normal resident. I hope the first point is clear. Second here is दोनों सेम ही है, आपको बस ये समझना है अगर वो इंडियन है और इंडिया में ही काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी और इंस्टीट्यूशन बॉडी के लिए कर रहे हैं, that he or she will be considered as normal resident. अब इसका ऑपोजिट केस ले लो। अब चाहे वो इंडिया की ही कोई बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अगर वो बाहर किसी और वर्ल्ड के पार्ट में है, किसी और देश में है और वहां कोई फॉरेनर उसमें काम कर रहा है, तो he will not be considered as the normal resident. आई बात समझ में? Coming to the second point, it says the foreigners working in WHO, World Health Organization, located in the country India. अगर WHO के ऑफिस में कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ही और शी इज हियर फॉर सम वर्क पर्पस, जो काम खत्म हुआ एंड दे विल बी बैक टू देयर नेशन। फॉरेनर इज द की वर्ड, ओके? जैसे नॉर्मल रेजिडेंट में इंडियंस वर द की वर्ड, अगर इंडियंस कहीं लिखा है तो ये क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। अब यहाँ आप किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेनर्स, तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, सपोज वी हैव the IMF office here in India and the director of that office of IMF is some German working here. Okay, again है तो जर्मन, बस यहाँ जर्मन लिख दिया है और ऊपर वाले पॉइंट्स में फॉरेनर्स लिखे हुए थे, राइट? अब वो डायरेक्टर किसी भी देश से हो सकता है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। आपको आई बात समझ में? सेम बात है कि इंस्टीट्यूशन चाहे बेशक से इंडिया में है, लेकिन वो है कौन? फॉरेनर, ओके? इंडियन, अगर यहाँ इंडियन लिखा होता, इंडियन वर्किंग एज डायरेक्टर, तो इट वुड हैव बीन द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। आपको बात समझ में आई? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारे एम्बेसडर्स दूसरे देश में जाके काम करते हैं हमारे देश के लिए, सिमिलरली दूसरों देशों से भी तो कुछ लोग, कुछ एम्बेसडर्स इंडिया में आते होंगे उनके वर्क पर्पस से। सो दीज एम्बेसडर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर देयर नेशन, ओके? चाहे इंडिया में आए हैं काम करने के लिए, बट दे आर वर्किंग फॉर देयर नेशन, ओके? तो हियर द एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी द एग्जांपल ऑफ non-normal resident. I hope that fourth point is clear. Moving to the next point, which says the foreign technical expert working in India for less than 1 year. अब 1 year, less than 1 year की कंडीशन, ये तो आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे। अगर नॉट लेस देन 1 year है तो क्या है हमारा? वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अगर लेस देन 1 year है, अगर 1 साल से कम है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो ही नहीं सकता। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन है, या तो वो ऑर्डिनरीली वो रिजाइड करता हो, इसका मतलब क्या है? 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए उस देश में रह रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज जो है वो उसी देश में लाई करे। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फॉरेनर टेक्निकल एक्सपर्ट हु इज वर्किंग इन इंडिया बट
फॉर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर वाली कंडीशन तो कोई कंडीशन थी नहीं, इट इज 1 और मोर देन 1 ईयर कंडीशन, राइट? सो दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ नॉन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. आई होप बाय नाउ यू आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल रेजिडेंट किसको बोलते हैं और नॉन नॉर्मल रेजिडेंट किसको बोला जाता है. कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या बोलती थी? सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम में क्या है? लैंड से हमें रेंट आता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है, लेबर वेजेस कमाते हैं और कैपिटल से हमें इंटरेस्ट मिलता है. सो जब हम इन सारी फैक्टर इनकम का सम टोटल करते हैं, और ये फैक्टर इनकम कौन कमा रहा है? दी नॉर्मल रेजिडेंट. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम केस. आई होप दिस इज क्लियर. और कभी भी नॉन नॉर्मल रेजिडेंट की हम बात नहीं करते इन केस ऑफ नेशनल इनकम. ये बात ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है. Okay guys, that's it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you liked this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also guys, do not forget to like, share and subscribe to our channel and help us grow each day.